नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने पहले जो कल वीडियो जो हमने अपलोड की थी, ये परसों जो हमने अपलोड की थी वीडियो, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम एक मनोविज्ञान की संपूर्ण डिटेल क्लास जो है वो आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आज हमारी मनोविज्ञान सब्जेक्ट की जो पहली क्लास है वो आज रहने वाली है, जिसके अंदर यहां से हम चलना है। हमें यहां से हमारी जो पहली क्लास जो स्टार्ट होगी मनोविज्ञान की, उस क्लास से हमें चलना है और एंड तक चलना है जहां तक हमारा सिलेबस है। ठीक है। और हमें एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है कि हमें मनोविज्ञान के अंदर जो हमारा मिशन 30 है उसे कंप्लीट करना है, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे वो लेवल 2 हो। दोनों के अंदर क्या है, 30 नंबर की साइकोलॉजी पूछी जाती है। हमें ये मिशन 30 लेकर चलना है कि हमें साइकोलॉजी के 30% सही करने हैं। और इसी बात को दिमाग में रखकर आज हम पहली क्लास से हमारे सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। तो आज से हम कंप्लीट सिलेबस जो है डिटेल बाय डिटेल, एक वन बाय वन, एक एक टॉपिक के साथ अच्छे से डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए आज जो हमारी क्लास रहेगी वो मनोविज्ञान की उत्पत्ति पर रहेगी। कि हमारे दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि मनोविज्ञान आया कहां से, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, एक विज्ञान कैसे बना, क्यों इसे विज्ञान कहा जाने लगा। तो देखिए बहुत साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है कि देखिए अगर मनोविज्ञान की अगर हम असल में बात करें कि मनोविज्ञान को पढ़ा कब से जा रहा था, तो मनोविज्ञान को करीबन 400 ईसा पूर्व से पढ़ा जा रहा था। मनोविज्ञान को कब से पढ़ा जा रहा था? 400 ईसा पूर्व से। यानी कि उस समय क्या था कि 400 ईसा पूर्व ये मनोविज्ञान कोई एक सब्जेक्ट नहीं था, मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट नहीं था। उसी प्रकार से विज्ञान की जैसे हम पढ़ते हैं कि विज्ञान की अनेक प्रकार की शाखाएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो हम पढ़ते हैं, अब आपके जो रीड लेवल 2 है उनकी क्या लगता है, एसएस लगती है, एसएसटी जिसे हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है। अब इस सामाजिक विज्ञान तो ये संपूर्ण है। अब इस सामाजिक विज्ञान की क्या है, अलग अलग शाखाएं हैं, है ना, अनेक प्रकार की शाखाएं हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस भी हम इसके अंदर ही पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान नाम लेते हैं तो उसमें पॉलिटिकल साइंस भी आ जाती है। ठीक है। और भी अनेक प्रकार की अर्थशास्त्र हुई, या जो जियोग्राफी हुई, कल्चर हुई, हिस्ट्री हुई, तो इन सभी को हम इसके अंदर सम्मिलित करके पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार क्या था कि ये जो मनोविज्ञान था 400 ईसा पूर्व, ये जो मनोविज्ञान था वो एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता था, और आज भी ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसका नाम है दर्शन शास्त्र। इस दर्शन शास्त्र के अंदर इस मनोविज्ञान को पढ़ा जाता था, यानी कि इसकी एक शाखा के रूप में था कौन, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या था, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में पढ़ी जाती थी बहुत पहले से। पर क्या हुआ कि इस दर्शन शास्त्र में 3 चीजों का अध्ययन किया जाता था। सबसे पहले इसके अंदर अध्ययन होता था मानव या मनुष्य का, मनुष्य के बाद में इस अध्ययन होता था ईश्वर का, परमात्मा का, और उसके बाद में अध्ययन होता था प्रकृति का। देखिए एक दर्शन शास्त्री हुए थे जिनका नाम था सुकरात। जानते हो सुकरात कौन है? सुकरात एक दर्शन शास्त्री थे, फिलोसफर थे। इसका शिष्य था, जैसे आप जानते हो प्लेटो, जो मनोविज्ञान में आगे आएगा प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु था, जो मनोविज्ञान के अंदर भी बहुत अहम भूमिका रखता है, मनोविज्ञान को जन्म देने के अंदर। ठीक है। मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट के रूप में लाने में अहम भूमिका किसकी है? अरस्तु की है। तो ये जो सुकरात थे, इन्होंने मनोविज्ञान के अंदर इन 3 चीजों को महत्व दिया। इन्होंने कहा कि जो मानव है वो ईश्वर और प्रकृति, ये तीनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपस में क्या है, जुड़े हुए। मानव जन्म लेता है वो ईश्वर की देन है, और बाद में जब मरता है तो वो क्या है, ईश्वर के पास ही चला जाता है, इसमें ईश्वर में ही क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है।
और समस्त क्रियाएं वो कहां करता है, अपनी प्रकृति के अंदर, इन वातावरण से करता है। तो इस प्रकार की एक फिलोसफी जो थी वो इस दर्शन शास्त्र में पढ़ी जाती थी। आत्मा और परमात्मा क्या है, एक है। आत्मा और परमात्मा क्या है, एक है। इस प्रकार की थ्योरी को क्या है, इस दर्शन शास्त्र के अंदर पढ़ा जाता था। ठीक है। अब बात आई कि जब थोड़े टाइम के बाद में कुछ दर्शन शास्त्री थे, उनकी अलग थ्योरी थी। अब देखिए बहुत सारे लोग होंगे तो अलग अलग दिमाग तो सभी का चलने वाला है। ठीक है, सभी की अलग अलग सोच होगी, एक जैसी नहीं होगी। तो क्या होगा, इस दर्शन शास्त्र के अंदर भी ऐसे फिलोसफर हुए थे, बहुत से दर्शन शास्त्री हुए थे जिनके दिमाग क्या थोड़े से अलग चले। उन्होंने क्या कहा, क्यों ना हम ईश्वर और प्रकृति को अलग करके इस मानव का अध्ययन करें, इस मानव का अध्ययन करें। और जब मानव के अध्ययन की बात आई तो मनोविज्ञान का जन्म हुआ था। यह बात हमें याद रखनी है। ठीक है। अब अगर इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, इसके बारे में जब इसके इतिहास की जब बात आती है और इसका जब जन्म हुआ, तो एक दर्शन शास्त्री हम ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था एबिंगहॉस। कौन थे, एबिंगहॉस। इन्होंने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, परंतु इतिहास जो है इसका बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, परंतु इतिहास जो है वो बहुत छोटा सा है। देखिए अगर इतिहास की अगर हम बात करें, मनोविज्ञान का इतिहास कब से बनेगा, जब इसका जन्म हुआ तब से बनेगा। जन्म कब हुआ, करीबन 15वीं सदी के अंदर, करीबन 15वीं सदी में इसका जन्म हुआ। परंतु अगर इसके अतीत की बात करेंगे, यानी कि अतीत में पहले भी ये पढ़ा जाता था दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में, तो ये 400 ईसा पूर्व से पढ़ा जाता था। यानी कि इसका इतिहास तो बहुत छोटा सा है, 15वीं सदी से है और आज हम 20वीं सदी 21वीं सदी में है। ठीक है, परंतु इसका जो अतीत है वो 400 ईसा पूर्व से है, यानी कि बहुत लंबा है अतीत की बात करें तो। ये बात एबिंगहॉस ने कही थी। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान के बारे में। ये तो बात हुई इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से मनोविज्ञान की जरूरत पड़ी। तो देखिए ये जो शब्द है मनोविज्ञान, ये एक बहुत बड़ी परिभाषा के रूप में हमारे सामने है। देखिए मनोविज्ञान, एक बात हमेशा दिमाग में कि जब हमें मनोविज्ञान को पढ़ना है तो मनोविज्ञान को किसी भी रट्टे के साथ नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, हमें उन जो मनोविज्ञान में जो थ्योरी हमें दे रखी है वो थ्योरी क्या है, हमें हमारी दिनचर्या के अंदर हमें उसे महसूस करना है। क्योंकि मनोविज्ञान बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है और बहुत कुछ हमें सिखाता है। मैं यह मानता हूं कि जो मनोविज्ञान है वो हमें सभी सब्जेक्टों का ज्ञान हमें एक साथ इकट्ठा देता है। ठीक है, मनोविज्ञान हमें हमारी दिनचर्या जीने का मतलब सिखाता है कि हम क्यों जी रहे हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान की अगर हम बात करें, इसके अर्थ की बात करें तो देखिए इसको मनोविज्ञान का, अगर मैं पूछूं मनोविज्ञान का अर्थ क्या है तो आप लोग क्या कहोगे कि सर मन का विज्ञान, जैसे बनता है मन का विज्ञान, मनो यानी कि मन का विज्ञान। ठीक है, ऐसा हम कहेंगे। परंतु देखिए थोड़ा सा हमें याद रखना है कि मनोविज्ञान का अगर हम संकुचित अर्थ की बात करें, मनोविज्ञान में क्या बोल रहा हूं, मनोविज्ञान के हम संकुचित अर्थ की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे, साइकोलॉजी कहते हैं ना, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। तो ये जो साइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहली साइकी प्लस लोगोस, इन दो शब्दों से मिलकर क्या बनी है, साइकोलॉजी बनी है। अब देखिए इसमें क्या है, इन दोनों का अलग अलग अर्थ है और ये दोनों शब्द क्या है, ये लैटिन भाषा के शब्द है। किस भाषा के शब्द है, लैटिन भाषा के। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रीक भाषा के शब्द है, हम ये भी कह सकते हैं कि यूनानी भाषा के शब्द है। क्योंकि जो मनोविज्ञान, जो दर्शन शास्त्री मनोविज्ञान जहां से पैदा हुई थी, जन्म जिसका हुआ मनोविज्ञान का जहां से, वो यूनान था।
देखिए यूनान के अंदर क्या से यूनान के लोग हैं वो वहां के लोग दर्शन शास्त्र को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो आत्मा और परमात्मा को बहुत ज्यादा मानते हैं। वहां से इसका जन्म हुआ, यानी कि इसका यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, या हम ये कह सकते हैं लेटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, मनोविज्ञान बना है या साइकोलॉजी बनी है। अब इन दोनों का अलग अलग अर्थ भी है। क्या है? देखिए साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? विज्ञान, या हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन करना। तो क्या बनता है इसका संपूर्ण अर्थ? अगर हम दोनों को जोड़े तो क्या बनता है? आत्मा का अध्ययन करना, या हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का ज्ञान। ये बात एक अर्थ के रूप में हमें समझ में आ गया कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कह सकते हैं। अब देखिए इस मनोविज्ञान के अंदर एक बात हमें और याद रखनी है कि इस मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? सिर्फ इस मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो 1590 ईस्वी की बात है। 1590 के अंदर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था रुडोल्फ गोयकर। रुडोल्फ गोयकर की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया पुस्तक के अंदर इसने सबसे पहले इस मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया 1590 ईस्वी में। ठीक है, जब इस मनोविज्ञान के अंदर, जब ये मनोविज्ञान कहां से निकल के आया? दर्शन शास्त्र से। इसलिए मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की संतान के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? दर्शन शास्त्र की संतान, या हम ये कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है वो मनोविज्ञान की क्या है? जननी है, या हम कह सकते हैं कि इसकी मां है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई एकदम अच्छे से। उसके बाद देखिए कि जब इसे आत्मा का विज्ञान सबसे पहले कहा जाने लगा और इसका एक शाब्दिक अर्थ हमारे सामने आया, जब मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ हमारे सामने आया आत्मा का विज्ञान, जब आत्मा का शाब्दिक अर्थ इसके सामने आया तो क्या हुआ? तीन मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था अरस्तु प्लस प्लेटो प्लस एक हुआ था डेकार्टे। ये तीन मनोवैज्ञानिक हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर मनोविज्ञान को क्या है? आत्मा का विज्ञान कहने लगे। कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। परंतु क्या हुआ कि इनके सामने एक थ्योरी थी कि आत्मा का विज्ञान, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? किसी विषय का सूचीबद्ध रूप से प्रयोग करना, सूची बना के उसका प्रयोग करना, या हमें उसके फॉर्मूलाज बताना, उसको विस्तार पूर्वक समझाना कि वो चीज है क्या। ये होता है मनोविज्ञान के अंदर। तो क्या हुआ कि इनके सामने ये प्रश्न चिन्ह उठा कि जो आत्मा है उसका हम अध्ययन किस प्रकार से करें? आत्मा दिखती कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका आकार कैसा है। तो इस थ्योरी को क्या है कि ये तीनों मनोवैज्ञानिक प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसलिए क्या हुई, एक समय में जाकर ये जो मनोविज्ञान की जो परिभाषा थी आत्मा का विज्ञान, ये परिभाषा क्या हो गई? रद्द हो गई। ये बात कब की थी? 15वीं सदी की। यानी कि 15वीं सदी के अंदर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा था। परंतु ये अमान्य सिद्ध हुआ। ठीक है, जैसे ये अमान्य सिद्ध हुआ तो मनोविज्ञान अब एक खाली था, मनोविज्ञान का जो परिभाषा का जो स्थान था वो अब खाली था। तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ? 17वीं सदी के अंदर, मनोविज्ञान की 17वीं सदी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक हुए। कहां के थे वो? इटली के। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी। इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने इस मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इस पोम्पोनोजी के दो सहायक थे, एक सहायक था इसका बर्कली और दूसरा था थॉमस रीड। ये दो इसके सहायक व्यक्ति थे जिन्होंने इस मनोविज्ञान को क्या कहा
मन व मस्तिष्क का विज्ञान कार्य। देखिए मस्तिष्क को ही मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है, मन कहा जाता है। ये शुरू अब आपको बता रहा हूं, और ये एंड तक हमें याद रखना है। जहां मस्तिष्क की बात आएगी वहां मन होगा, ठीक है, और जहां मन आएगा वहां मस्तिष्क की बात आएगी, क्योंकि इसे मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा पोम्पोनोजी ने, ठीक है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। अब देखिए इन्होंने कैसे किया कि मनोविज्ञान जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रभाव से क्या हुआ था, इस मनोविज्ञान को दो रूपों में बढ़ा जाने लगा। पहला आध्यात्मिक, दूसरा था मानसिक। दो रूप अलग अलग बंट गए थे। आध्यात्मिक यानी कि आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, प्रकृति। मस्तिष्क मन या मानसिक, ये अलग थ्योरी थी। ये कौन लेकर आया था, पोम्पोनोजी लेकर आया था। परंतु इन दोनों को क्या है अलग अलग करके, पृथक करके क्या हुआ था, अकेले एक व्यक्ति के मन को पढ़ा जाने लगा। यानी कि हमें एक व्यक्ति के मन के बारे में अध्ययन करना शुरू करने वाले थे इस मनोविज्ञान के अंदर, ठीक है। तो क्या हुआ कि मन की भी एक थ्योरी होती है, मन की भी क्या होती है, एक थ्योरी होती है, परंतु इस थ्योरी को भी वो क्या है नहीं समझा पाए और विज्ञान ने इसे अपनाया नहीं। और जिससे इसे विज्ञान ने नहीं अपनाया तो क्या हुआ कि एक नया विज्ञान आने वाला था मनोविज्ञान के अंदर। जब आत्मा का विज्ञान करेक्ट जो मतलब उसको हटा दिया गया वहां से, वो हमारे लिए इस मनोविज्ञान की परिभाषा के रूप में सही नहीं था। उसी प्रकार मन और मस्तिष्क का विज्ञान भी क्या है हमारे लिए नहीं सही था। देखिए इस चेतना जो मन का विज्ञान था, मन के विज्ञान को भी क्या है मनोविज्ञान से हटा दिया गया। उसके बाद में मनोविज्ञान के अंदर एक नया विज्ञान आया जिसका नाम था चेतना का विज्ञान। कौन सा विज्ञान आया, चेतना का विज्ञान आया। और चेतना का विज्ञान लेकर कौन आए थे, विलियम वुंट लेके आए थे। कौन लेकर आए थे, विलियम वुंट लेकर आए थे। और इसके साथ कौन थे, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, ये दो व्यक्ति इसके लेकर आए थे। और इसका एक सहयोगी था जिसका नाम था वाइट्स जेम्स सली। वाइस जेम्स सली इनका एक सहयोगी था। और ये सब लेकर कौन आए, चेतना का विज्ञान लेके आए। इन्होंने कहा कि क्रिया प्रतिक्रिया का चेतना से संबंध होने के कारण, यानी कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं वो हम क्या करते हैं, हमारी चेतना या हमारी थिंकिंग के साथ करते हैं, ठीक है, हमारी चेतना के आधार पर करते हैं। देखिए चेतना, अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन। सिगमंड फ्राइड ने भी क्या है 3 भागों में बांटा था इस मन को। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा था अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंदर। उसने कहा था कि जो चेतना जो होती है वो अचेतन मन की क्या होती है, 1/10 होती है, ठीक है। यानी कि हमारा 10वां हिस्सा क्या होता है, अचेतन मन में होता है, और 1 हिस्सा क्या होता है हमारा चेतन मन में होता है। तो इन्हें कहा कि चेतना का अध्ययन करें हम, चेतना का अध्ययन करके हम एक मानव के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो जब 1% हिस्सा ही हमारा चेतना के अंदर है, क्योंकि हम बातों को याद करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आज याद किया और इसके बाद में हमने मनोविज्ञान को कभी नहीं पढ़ा। आज आपने पढ़ लिया और उसके बारे में मनोविज्ञान को कभी नहीं पढ़ा, आपने छोड़ दिया, किताबें अलमारी के अंदर पैक करके छोड़ दी, तो क्या होगा, वो चीजें कहां धीरे धीरे कहां चली जाएगी, आपके अचेतन मन में चली जाएगी, ठीक है। चेतन मन फिर खाली हो गया आपका, फिर नई बातें आएंगी, धीरे धीरे उनको भी भूलते जाओगे और अचेतन मन में वो बातें चली जाएगी। फिर एक दिन क्या हुआ, आपका मन किया कि अलमारी से मनोविज्ञान की किताब को उठाएं और हम उसे पढ़े, तो क्या होगा, अचेतन मन से फिर वो चेतन मन में आएगी बात। तो यानी कि लगभग सारी बातें जो है वो हमारी अचेतन मन में रहती है। तो हम सिर्फ चेतना का अध्ययन करके एक मानव के बारे में पता कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो इस थ्योरी को भी क्या है कि नकार दिया गया था। अब देखिए इस चेतना जो शब्द है, विलियम मैकडूगल ने 1908 के अंदर एक किताब लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पर, यह बात हमें याद रखनी है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पेज नंबर 16 पर इस चेतना शब्द की कठोर निंदा की थी, ठीक है। किसने की थी, मैकडूगल ने की थी।
मैक्डूगल ने पेज नंबर 16 पर इसकी कठोर निंदा की थी। और जिससे इसकी कठोर निंदा हुई, कठोर निंदा होने के बाद में इस विज्ञान को भी क्या है कि मनोविज्ञान से हटा दिया गया। अब कुछ बातें हमें याद रखनी है कि एक विलियम वुंड के बारे में ये बात याद रखनी है कि 1879 के अंदर 1879 के अंदर लिपजिंग नामक स्थान पर, लिपजिंग नामक स्थान पर, जर्मनी का एक लिपजिंग नामक स्थान था, इस स्थान के ऊपर इसने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की शुरुआत की, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की शुरुआत की। और इस प्रयोगशाला के अंदर संज्ञान के बारे में, संवेदना के बारे में अध्ययन किया जाने लगा था। मनोविज्ञान में एक व्यक्ति की संवेदना के बारे में अध्ययन किया जाने लगा। संवेदना क्या होती है? तो संवेदना क्या होती है? जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है, पांचों ज्ञानेंद्रियां जो होती है हमारी, उनके द्वारा जो हमें सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान क्या होता है? हमारी संवेदना होती है। अगर अब इसे आप एक प्रैक्टिकल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो कोई अगर आपके पास बैठा है तो उसे कही कि आपके मतलब क्या आपके कोई थप्पड़ मारे या फिर आपके कुछ भी मतलब ऐसा कोई हाथ लगाए, तो जैसे वो कोई हाथ या आपके कुछ भी लगाएगा तो आपको जैसे एक झट से आपको पता लग जाएगा कि हाँ दर्द हुआ, मुझे दर्द हुआ। तो कहां से पता लगा आपको? आपकी ज्ञानेंद्रियों की, आपकी त्वचा के अंदर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आपकी त्वचा ने आपको बताया, त्वचा ने वो किसका सिग्नल किसे भेजा? आपके मस्तिष्क को भेजा, और मस्तिष्क ने आपको ज्ञान करवाया कि हाँ तुझे दर्द हुआ है अभी, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें चोट लग जाती है और हमारा ध्यान नहीं जाता और हमें पता भी नहीं लगता कि वो चोट कब लगी, और जब हम उसे देख लेते हैं उसके बाद हमें पेन होना शुरू होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि संवेदना जो है वो हमारे तक नहीं पहुंची थी उस दर्द की, इसलिए हमें उसे पास के बारे में हमें पता नहीं, हमारे ज्ञानेंद्रियों ने हमें बताया नहीं तो हमें पता ही नहीं लगा। दर्द हुआ हमें पता नहीं लगा। कई बार ताजा ताजा कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको एक बार के लिए तो दर्द महसूस नहीं होता उसको, ठीक है, पर धीरे धीरे उसको दर्द होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क है वो काम करना बंद कर देता है, और मस्तिष्क जब तक काम नहीं करेगा तो हमें हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है वो मस्तिष्क को सिग्नल नहीं दे पाएगी, और जैसे मस्तिष्क को सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो आपको भी नहीं बता पाएगा, इसलिए आपको महसूस नहीं होगा। तो संवेदना का अर्थ आप समझ गए कि हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें पहला ज्ञान प्राप्त होता है, प्रथम ज्ञान प्राप्त होता है, वो हमारी क्या होती है? संवेदना। और इस लिपजिंग नामक स्थान के ऊपर जो प्रयोगशाला की शुरुआत विलियम वुंड ने की थी वो 1879 के अंदर की थी, इसलिए इसे मनोविज्ञान का आधुनिक जनक भी कहा जाता है। देखिए 3 बातें निकलकर सामने आएंगी। सबसे पहली कि मनोविज्ञान की जननी कौन है? कौन है? दर्शन शास्त्र। कहां से निकली थी? दर्शन शास्त्र से, ठीक है। अगर हम पूछें मनोविज्ञान का जनक कौन है, मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। अब आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है? मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है? तो वो है विलियम वुंड। अब देखिए यहाँ पे ये अपवाद का प्रश्न है, हमेशा से बना हुआ है, कई बच्चों के दिमाग में अभी भी याद रहा होगा कि सर विलियम वुंड थोड़ा है आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म, वो तो विलियम जेम्स है। तो भाई एनसीईआरटी की किताब को पढ़ लेना कभी भी, एनसीईआरटी की किताब को पढ़ना। एनसीईआरटी की किताब में स्पष्ट है कि विलियम वुंड जो है उसने आधुनिक मनोविज्ञान को जन्म दिया था। आधुनिक मनोविज्ञान के अंदर उसका आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए विलियम जेम्स जो है, जब इसने विलियम वुंड ने सबसे पहले इसकी 1879 के अंदर जब इसने जर्मनी के अंदर इस प्रयोगशाला की शुरुआत की थी, उसके कुछ समय बाद, उसके करीबन 1 साल के बाद में विलियम जेम्स ने अमेरिका के अंदर, अमेरिका के कैम्ब्रिज के अंदर इसने क्या की, एक प्रयोगशाला, एक नई प्रयोगशाला की मनोविज्ञान की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये तो बाद में आया था, ठीक है। इसने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की शुरुआत, इसलिए इसने मनोविज्ञान का जनक। परंतु विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बात हमें याद रखनी है, अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक। आज के बाद में किसी भी बुक, आप कई बुकों में लिखा होता है, कई बुकों में भी लिखा होता है कि विलियम जेम्स मनोविज्ञान का आधुनिक जनक है, परंतु वो सरासर गलत है। क्योंकि एनसीईआरटी की किताब हमें ये बताती है, 11th की जो क्लास की जो बुक है मनोविज्ञान की, वो हमें स्पष्ट बताती है कि जो विलियम वुंड जो है वो विलियम वुंड मनोविज्ञान का आधुनिक जनक है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। विलियम जेम्स कौन है? अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक है, ये बातें हमें याद रखनी है।
ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हुई। उसके बाद तीन मनोविज्ञान हमारे सामने, मनोविज्ञान की तीन थ्योरियां जो है वो हमारे सामने आ चुकी है अब तक। पहली आत्मा का विज्ञान, एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहली थ्योरी क्या आई हमारे सामने? आत्मा का विज्ञान। लेकर कौन आए थे? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट। ठीक है, दूसरी थ्योरी क्या आई हमारे सामने? मन ऑब्लिक मस्तिष्क का विज्ञान। लेकर कौन आए? पोंकोनोजी। ठीक है, इसके साथ कौन थे? बर्कली और थॉमस रीड, वो हमें याद रखना है। तीसरी थ्योरी क्या आई? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कौन लेकर आया था? विलियम वुंट। कौन लेकर आया था? विलियम वुंट लेकर आया था। कौन? विलियम वुंट और विलियम जेम्स लेकर आया था। इसके साथ एक और व्यक्ति था, वाइस जेम्स सले। ठीक है, ये बात हमें याद। अब देखिए चौथा जो मनोविज्ञान के जो थ्योरी आई, वो थ्योरी क्या आज तक हमारे सामने है। ठीक है, चौथी थ्योरी कब आई थी? 20वीं सदी के अंदर। कब आई? 20वीं सदी के अंदर। तीन थ्योरियां क्या है? रिजेक्ट कर दी गई थी। ठीक है, चौथी जो थ्योरी आई वो आई थी व्यवहारवाद की। व्यवहार का विज्ञान। कौन सा विज्ञान आया? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ये थ्योरी हमारे सामने है। अब इस थ्योरी को लेकर कौन आए थे? तो देखिए इस थ्योरी के समर्थक कौन थे? एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेबी वॉटसन। कौन था? जेबी वॉटसन। ठीक है, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन के साथ में वुडवर्थ और इसके साथ में एक व्यक्ति और था, स्किनर, और एक व्यक्ति था मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। ये व्यक्ति जो है वो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते थे। ठीक है, क्या मानते थे? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते थे। अब देखिए इस व्यवहार का विज्ञान के अंदर एक शब्द आता है जिसका नाम है व्यवहार। अब इस व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वो विलियम मैकडूगल ने किया था अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अब व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम मैकडूगल ने कर दिया था अपनी पुस्तक के 1908 के अंदर। परंतु व्यवहारवाद कौन लेकर आया था? व्यवहारवाद। देखिए हमारे मनोविज्ञान में अनेकों प्रकार के संप्रदाय हैं। जिस प्रकार से हम एक समाज में रहते हैं और इस समाज में अनेक प्रकार की जातियां हैं, उसी प्रकार से मनोविज्ञान क्या है? एक समाज है, और इस समाज के अंदर अनेकों प्रकार की जातियां हैं, अनेकों प्रकार की थ्योरीज है। उसी प्रकार से मनोविज्ञान के अंदर एक संप्रदाय हम कह सकते हैं, एक जाति कह सकते हैं, जिसका नाम था व्यवहारवाद। ठीक है, और उस व्यवहारवाद को लेकर कौन आए थे, या व्यवहारवाद को जन्म किसने दिया था? वो जेबी वॉटसन ने दिया था। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, व्यवहारवाद का 1924 के अंदर व्यवहारवाद के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। किसने? जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद नाम से एक पुस्तक लिखी थी। और ये जो व्यवहारवादी थे, यानी कि इस संप्रदाय को अपनाने वाले, या हम कह सकते हैं हमारे राजस्थान के अंदर देखिए अनेक प्रकार के संत हैं, है ना, और उन संतों के अलग अलग संप्रदाय चलाए हुए हैं, जैसे दादू पंथ है या और भी बहुत से संत हैं। ठीक है, उनके अलग अलग संप्रदाय, और हर संप्रदाय अपनी अपनी एक थ्योरी मानता है। उसी प्रकार से मनोविज्ञान के अंदर भी अनेकों प्रकार के संप्रदाय है। मनोविज्ञान खुद एक संत है और संतों की अनेक प्रकार के संप्रदाय बनाए हुए हैं। अब इस प्रकार से जेबी वॉटसन क्या था? एक संत था, इसने एक संप्रदाय चला दिया, व्यवहारवाद। अब ये व्यवहारवाद कौन सी थ्योरी को मानता है? ये व्यवहारवाद क्या? वातावरण और वंशानुक्रम, दो चीजें हैं। एक तो हमारा वंशानुक्रम होता है, ठीक है, एक होता है वातावरण। अब इन दोनों में से
ये वातावरण को अहम मानते थे। ये कहते थे किसी भी व्यक्ति का अगर आपने विकास करना है, अगर किसी व्यक्ति को कुछ बनाना है, तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव क्या है, उसके वातावरण का पड़ता है। व्यवहारवादियों की जो थ्योरी थी वो वातावरण थी, ये वातावरण को अहम मानते थे। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस व्यवहारवाद के अंदर व्यवहारवाद शब्द का लेके और व्यक्ति के अंदर व्यवहार का, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन हम करने लगे थे धीरे धीरे मनोविज्ञान के अंदर। और आज वर्तमान युग के अंदर भी अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति के अंदर भी क्या है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, या हम ये कह सकते हैं इसे आधुनिक रूप में इसे व्यवहारवाद के रूप में अपनाया गया। ठीक है, एक व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अध्ययन, या हम ये कह सकते हैं जिसे व्यवहार का विज्ञान भी कह सकते हैं, हम इसे अनुभूति का विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, दो शब्द हमारे सामने हैं। ये बात यहां तक क्लियर हुई। अब यहां तक आपके चार मनोविज्ञान की जो थ्योरी है वो आपके सामने यहां क्लियर हो चुकी है ना, कि सबसे पहले आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, और फिर आया लास्ट में व्यवहार का विज्ञान, जो आज भी हमारे सामने चल रहा है। अब इस व्यवहारवाद के जब जन्म हो गया, व्यवहारवाद का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाने लगा, तो क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था वुडवर्थ। एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ ने एक कथन दिया, याद रखना है ये हमें कथन, ये कथन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, आत्मा के बाद इसने अपने मन का त्याग किया, और फिर इसने अपनी चेतना का त्याग किया, और अंत में इसने व्यवहार की विधि को अपनाया। व्यवहार की विधि को अपनाया। ठीक है, अंत में इसने अपनी व्यवहार की विधि को अपना लिया। ठीक है, ये बात इसने कही थी वुडवर्थ ने। ठीक, यहां तक हमें याद रखनी है। अब देखिए कुछ पुस्तकों की बात करें, जो एक सबसे पहले जो विलियम जेम्स, जो अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक हैं, उनकी एक पुस्तक है 1890 के अंदर उन्होंने जारी की थी, 1890 के अंदर। ठीक है, 1879 में उसने की थी, और जब इसने कैम्ब्रिज के अंदर एक प्रयोगशाला की शुरुआत की थी उस समय इसने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, किसकी पुस्तक है ये? विलियम जेम्स की पुस्तक है। ठीक है, विलियम जेम्स की ये पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ी सी और, जैसे हम कुछ तथ्यों के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर हम मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कुछ हम परिभाषाओं के ऊपर बात करेंगे। देखिए, कुछ हम इंडिया के रूप में भी अगर देखें तो, अगर आपने देखा, हमने पढ़ा कि लिप्जिंग के अंदर 1879 के अंदर लिप्जिंग के अंदर मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला की शुरुआत हुई थी। परंतु क्या हुआ, जब हम इंडिया के अंदर आ जाते हैं, हमारे इंडिया की बात कर लेते हैं हम, अब तक हम कहाँ थे? यूरोप में, यूनान में थे, और अब हम इंडिया में आ जाते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले जो प्रयोगशाला की शुरुआत वो किसने की थी? एस.एन. सेनगुप्ता ने की थी। किसने की थी? एस.एन. सेनगुप्ता ने की थी। उनका साथ किसने दिया था? राधा कमल मुखर्जी ने दिया था। राधा कमल मुखर्जी ने दिया था। ठीक है, 1928 के अंदर, देखिए 1928 एनसीईआरटी की बुक बताती है, एनसीईआरटी की बुक 11th की जो है वो बताती है आपको कि 1928 के अंदर एस.एन. सेनगुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? सामाजिक मनोविज्ञान की एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लंदन एलन और अनविन। ये बात हमें याद रखनी है कि एनसीईआरटी की बुक, देखिए प्रश्न जो बनते हैं वो एनसीईआरटी से बनते हैं ज्यादातर।
और एनसीईआरटी को कोई नकार नहीं सकता। तो एनसीईआरटी की चीजों तथ्यों को भी हमें थोड़ा थोड़ा साथ साथ हम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी के जो ये छोटे छोटे प्रश्न है हमारी नजर इन पर नहीं पड़ती है, परंतु यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना कि 1928 के अंदर एस.एन. सेनगुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी द लंदन एनल और अनविन, ये बात हमें याद रखनी है। और एस.एन. सेनगुप्ता ने भारतीय मनोविज्ञान के अंदर, भारत के अंदर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की शुरुआत की थी। ठीक है, उसके बाद हमें याद रखना है कि 1954 के अंदर इलाहाबाद के अंदर 1954 के अंदर इलाहाबाद के अंदर मनोवैज्ञानिक शाला भारत की बात कर हम करें तो मनोवैज्ञानिक शाला की शुरुआत हुई। एक स्कूल की हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक एक स्कूल मनोविज्ञान शाला की एक शुरुआत की गई थी। एक बात हमें और याद रखनी है, थोड़ी सी बैक चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जब व्यवहारवाद आया तो व्यवहारवाद को अपनाया गया तो 1953 की बात है, 1953 की बात है। B.F. स्किनर ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था B.F. स्किनर ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। क्या नाम था? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। इस पुस्तक के अंदर इसने व्यवहारवाद को पूर्ण रूप से समझाया था। ठीक है, व्यवहारवाद को एक उपागम के रूप में समझाने की कोशिश की थी B.F. स्किनर ने। ठीक है, ये भी एक व्यवहारवादी था और ये इसने क्या है कि अपनी पुस्तक साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर 1953 में जो इसने लिखी थी उसमें इसने जब व्यवहारवाद को समझाया तो ये व्यवहारवाद जो है एक उपागम के रूप में मनोविज्ञान के अंदर अहम रोल अदा करने लगा था। ये बात हमें याद रखनी है, ये भी एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ एक थ्योरी, एक तथ्य है। ठीक है, ये कुछ बातें हमारे सामने हो चुकी है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। सबसे अहम होती है परिभाषाएं। आपके जो रीट का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का, सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो परिभाषाओं का पड़ता है हमारे एग्जाम के अंदर। देखिए, परिभाषाएं पूछी जाती है और मनोविज्ञान क्या है, परिभाषाओं का एक भंडार है बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत से मनोविज्ञानियों ने अलग अलग बातें कही है और एक ही तथ्य के ऊपर बहुत सी परिभाषाएं हैं, तो हमें उनको अच्छे से याद रखना है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी थी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वॉटसन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉटसन ने मनोविज्ञान के बारे में क्या कहा? मनोविज्ञान के बारे में वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है। ये थ्योरी किसकी है कि व्यवहार के ऊपर निश्चय रूप से निश्चयात्मक एक तथ्य के रूप में व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन? मनोविज्ञान करता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट परिभाषा की अगर हम बात करें, वो नेक्स्ट परिभाषा है हमारी स्किनर की। ठीक है, स्किनर की क्या परिभाषा है? स्किनर क्या कहता है अपनी परिभाषा के बारे में कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में हम अगली परिभाषा की अगर हम बात करें, वुडवर्थ की परिभाषा। ठीक है, वुडवर्थ ने क्या कहा मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान में वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों पर अध्ययन किया जाता है। कि मनोविज्ञान में व्यक्ति के कार्यों के आधार पर वातावरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कार्य करेगा उसके ऊपर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्ति चोरी कर रहा है तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, तो वो चोरी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके आसपास का जो वातावरण है उस वातावरण में उसे वही चीजें सीखने को मिल रही है, इसलिए वो चोरी कर रहा है। ठीक है, तो जैसा आप बच्चे को वातावरण प्रोवाइड करवाओगे वो बच्चा वैसा ही बनेगा। इसलिए उसने कहा कि मनोविज्ञान में व्यक्ति के कार्यों के आधार पर उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है हमें याद रखनी है जेम्स ड्रेवर की।
जेम्स ड्रेवर की हमें परिभाषा याद रखनी है। मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। और मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? शुद्ध विज्ञान है, जिसमें मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जिसमें मनुष्य और पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान में पशुओं का भी अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद के अंदर क्या है कि पशुओं के ऊपर, ठीक है, जब हम व्यवहारवाद के बारे में पढ़ेंगे और व्यवहारवाद अधिगम टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें व्यवहारवाद को जब हम पढ़ते, व्यवहारवाद में जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए थे, व्यवहारवादी हुए थे, उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयोग किए और वो सभी प्रयोग क्या हुआ थे? पशुओं के ऊपर या जीव जंतुओं के ऊपर वो प्रयोग किए गए थे। इसलिए पशुओं के व्यवहार के आधार पर मनुष्य के व्यवहार को आंकना ये मनोविज्ञान के अंदर है, क्योंकि मनोविज्ञान में पशुओं पे भी अध्ययन किया जाता है और मनुष्य के ऊपर भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे करो एंड करो की। करो एंड करो ने क्या कहा अपनी परिभाषा में? जो मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार और उसके मानव संबंधों का अध्ययन करता है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं थी, वो हमें इंपॉर्टेंट कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है। इन परिभाषाओं को हमें याद रखना है इस मनोविज्ञान के अंदर। अगर हम इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर क्या था, कि अगर इसकी परिभाषाओं के आधार पर अगर हमें एक निष्कर्ष निकालने के लिए हमें बोला जाए तो निष्कर्ष हमने क्या निकाला कि मनोविज्ञान जो है वो एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है, एक विधायक विज्ञान है जो मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मानव किस प्रकार से व्यवहार करता है उसको सूचीबद्ध रूप से अध्ययन करता है। कौन? मनोविज्ञान करता है। ठीक है, ये एक निष्कर्ष हमारा निकलता है कि मानव जैसा भी व्यवहार करेगा उसके व्यवहार को आंकना ही मनोविज्ञान के अंदर व्यवहार है। मनोविज्ञान की एक सबसे बड़ी बात होती है, या मनोविज्ञान के अंदर सबसे बड़ी परिभाषा बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसमें कौन कौन से विज्ञान है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसमें अलिंग मनोवैज्ञानिकों की क्या क्या धारणाएं रही और जो शुरुआत के अंदर क्या क्या धारणाएं थी और अंत में आकर क्या धारणा आज हमारे सामने बनी हुई है। इन सभी बातों के ऊपर, इन तथ्यों के ऊपर हमने अध्ययन किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान का क्या महत्व है, शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को क्यों पढ़ाया जाता है और क्यों हमें पढ़ना चाहिए शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को। ठीक है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जो पहली क्लास है हमारी वो आपको कैसी लगी है। ठीक है, कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। आपको कुछ चेंज चाहिए वो भी आपको कि मिलेगा, यहाँ पे चेंज करना हो कुछ, ठीक है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। या आपको जैसा भी लगा हो क्लास के अंदर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो भी आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी मुझसे कोई भी अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 25 अप्रैल को मनो रीट का, तब तक आपको कंप्लीट सो मनोविज्ञान है वो हमारे मेरे इस चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल होती रहेगी। रेगुलर क्लास के रूप में रहेगी, डेली क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, 40-45 मिनट की क्लास रहेगी, बड़ी क्लासें रहेगी क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, सिलेबस बड़ा है इसलिए क्लासेज भी थोड़ी बड़ी बड़ी रहेगी। तो आपको डिटेल से देखना है। अगर आपको मनोविज्ञान में जो मिशन 30 जो मैंने लेकर चला हूं वो आपको अगर कंप्लीट करना है तो आपको कंप्लीट क्लास को देखना होगा। कोई चीज डाउट है तो उसको डाउट मत रखना, उसको क्लियर करना। ठीक है, ठीक है, और कहीं से भी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ से पढ़े। आप हमारा मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी मेरा इसी नाम से, साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर के नाम से,
उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर आपको जैसे जैसे टॉपिक करवाए जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो उसके अंदर आपको उसकी पीडीएफ भी उस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।